कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पूर्व कुछ और बिंदुओं की जानकारी होनी आवश्यक है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है विभाज्यता के कुछ और नियम। जैसे आपने विभाज्यता परीक्षण में प्रत्येक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 के लिए विभाज्यता परीक्षण किया था और जाना था कि किस प्रकार हम यह जानेंगे कि कोई संख्या इन संख्याओं से पूरी विभाजित है कि नहीं है। उसी प्रकार अब हम विभाज्यता के कुछ और नियमों की चर्चा करेंगे। पहले हम उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एक संख्या 6 की, और 6 से जिन संख्याओं में भाग जाता है उनकी भी बात कर लेते हैं। 6, 12, 18, 24, इन संख्याओं में 6 का भाग जाता है। तो अब अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो 1, 2, 3 और 6, 6 के इतने गुणनखंड हैं। तो इन संख्याओं में 1 का सभी में भाग जाता है, 2 का भी सभी में भाग जाता है, 3 का भी सभी में भाग जाता है, 6 का भी। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि यदि कोई संख्या कुछ संख्याओं को विभाजित करती है तो इस संख्या के गुणनखंड भी उन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेंगे। एक नियम विभाज्यता के लिए हमें यह प्राप्त हुआ कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, जैसे 18 की बात करते हैं, 18 6 से विभाज्य है, तो वह संख्या 18 जो है 6 के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। तो यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या कहा जा रहा है इस कोई संख्या के लिए। इस संख्या कहा जा रहा है एक संख्या, यानी जिससे हम विभाज्यता की बात कर रहे हैं, तो इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। अब बात करें दो सहअभाज्य संख्याओं की, जैसे 4 और 5, ये दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग जा रहा हो और 5 का भी भाग जा रहा हो, हम ढूंढते हैं तो वह हमें मिलती है 20। 4 और 5 के लिए अगर हम सबसे पहली संख्या ढूंढें जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, अर्थात 4 और 5 का प्रथम सार्वगुणज वह है 20। तो अब कोई भी संख्या जिसको हम 4 और 5 दोनों से विभाजित कर सकते हैं वो कौन सी है? 40 में हम 4 और 5 का भाग दे सकते हैं, उसके बाद 60 में दे सकते हैं, उसके बाद 12 पंचे और 15 चक्को, उसके बाद हम 80 की बात करें तो 20 चक्को 80 और 16 पंचे 80। तो इन संख्याओं में हम 4 का भी और 5 का भी भाग दे सकते हैं, पूरी बार विभाज्य है। तो अब देखिए ये जो संख्याएं हैं ये 20 से भी विभाज्य है। यहाँ पर विभाज्य हैं कहने का मतलब पूरी बार विभाज्य, पूरी बार उनमें भाग जा रहा है। तो 4 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य होगी, तो वह संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होती है। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा 10 में भी वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 को अपरमेय सिद्ध करने में इसका हम प्रयोग करते भी हैं। तो इस प्रकार एक और नियम हमें मिला कि यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से, मतलब वह का मतलब इस संख्या के लिए कहा जा रहा है, वह उनके गुणनफल मतलब सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। अब दो संख्याओं की बात करें, माना हम दो संख्याओं के उदाहरण ले रहे हैं, एक 18 और एक 30। इन दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाता है? 6 का भाग इसमें भी जाता है और 6 का भाग इसमें भी जाता है।
अब यदि हम 18 और 30 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 48। क्या 48 में 6 का भाग जाता है पूरी बार? 48 6 से विभाज्य है। हाँ, 6 का भाग 48 में भी जाता है। यदि हम इनका अंतर करें, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाएं, 30 में से हम 18 को घटाते हैं तो कितना आता है? 30 में से 18 को घटा के 12। क्या 12 में 6 का भाग जाता है पूरी बार? हाँ, 12 भी 6 से विभाज्य है। तो हम क्या पा रहे हैं कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को पूरी बार भाग देती है, अर्थात यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य होती हैं तो उन संख्याओं का योगफल और उन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होता है। तो इस प्रकार एक और नियम हमें प्राप्त हुआ कि दो संख्याएं यदि किसी संख्या से विभाज्य होंगी तो उन दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा जिस संख्या से वो दोनों संख्याएं विभाज्य हो रही थी। तो इन नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी, गणना जहां पर आपको करना होगा, तो वहां पर आपको जरूर मदद मिलेगी। अब दूसरे बिंदु की बात करें, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंडन समझने से पहले एक संख्या पे विचार करें। संख्या है 20। इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? नंबर 1, मैं 20 को लिख सकता हूँ 20 गुणा 1। फिर 20 की जगह लिख सकता हूँ 4 गुणा 5 गुणा 1 की जगह 1। फिर इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। दूसरे तरीके से 20 को लिख सकता हूँ मैं शुरुआत में ही 10 गुणा 2। 10 की जगह लिख दूंगा 5 गुणा 2 गुणा 2। तो हमें मिलाए 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर या फिर हम तीसरे तरीके से लिखें, 20 की जगह हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5। तो 4 की जगह लिख दें 2 गुणा 2 गुणा 5 की जगह 5। तो फिर भी हमें 2 गुणा 2 गुणा 5 प्राप्त हो रहा है। तो पहले वाले में अगर 1 को छोड़ दें, क्योंकि 1 से गुणा करने में किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रत्येक स्थिति में हम 20 के लिए अंतिम रूप से क्या प्राप्त कर रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। 20 की जगह अगर हम एक और एग्जाम्पल लें 24, तो 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, और 12 को हम फिर से लिख सकते हैं 2 गुणा 6 गुणा 2 की जगह 2। फिर हम 6 को जगह क्या लिख सकते हैं? 2 ये है गुणा, अब 6 है, 6 की जगह लिख सकते हैं 2 गुणा 3, फिर उसके बाद गुणा 2। तो अगर हमें इन्हें क्रम में लिखें, यानी पहले छोटी संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यदि मैं 24 को शुरुआत में ही 24 की जगह 6 गुणा 4 लिखता हूँ तो यह भी 24 के 2 गुणनखंड हैं। तो 6 को मैं 2 गुणा 3 और 4 की जगह 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो लास्ट में फिर से मैं अगर संख्याओं के क्रम से इसको लिखता हूँ तो 3 बार 2 है, फिर गुणा 3, तो अंतिम में हमें वही प्राप्त होगा। तो किसी भी संख्या के लिए हमें जो अंतिम में गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं संख्या के अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि देखो, इसमें हर एक संख्या आपको अभाज्य होगी, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य। जब आप बड़ी संख्याओं की बात करेंगे तब भी आपको यही स्थिति मिलेगी। जैसे बात करें 40 की, तो 40 हमें अंतिम रूप से क्या मिलेगा? माना मैं 40 को लिखूंगा 10 गुणा 4, फिर 10 की जगह लिखूंगा 2 गुणा 5 और 4 की जगह लिखूंगा 2 गुणा 2।
तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये फिर से सभी संख्याएं 2 और 5 दोनों अभाज्य। तो किसी भी संख्या के ये अभाज्य गुणनखंड हैं जो हमें अंतिम रूप से प्राप्त हो रहे हैं, यानी उन गुणनखंडों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसे हम भाज्य कह सकें, इसलिए इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। और इस प्रक्रिया को जो हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने की, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन। तो सर्वप्रथम हम सीखते हैं एक वृक्ष के रूप में किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। जैसे वृक्ष होता है, उसके तने से टहनियाँ निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, तो उसी प्रकार हम माना एक संख्या लें 50, तो इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में प्राप्त करते हैं। 50 के पहले हम 2 खंड करते हैं, 10 गुणा 5, 10 पंचे 50। फिर हम किसके 10 के कर सकते हैं, तो 10 के करेंगे 2 पंचे 10। तो हमें अंतिम रूप से 50 के गुणनखंड मिल गए हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 50 बराबर हमें मिल गया 2 गुणा 5 गुणा 5। तो तीनों गुणनखंड अभाज्य। तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त करने के लिए वृक्ष रूप, यानी वृक्ष रूप में हम कैसे गुणनखंड प्राप्त करें। और गणितीय रूप में जब हम वास्तविक भाग देकर गुणनखंड प्राप्त करते हैं, वो दूसरा तरीका है। तो उसमें हमें भाग देना पड़ता है। तो माना हमें 50 के गुणनखंड करने हैं, तो हम ऐसे 50 लिखेंगे, फिर एक आप ऐसी लाइन खींचेंगे खड़ी, फिर उसके बाद एक 50 के नीचे, और सर्वप्रथम आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे 2। यदि 2 से भाग जाता है, 50 में किसका भाग जाता है, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब आपका विभाज्यता परीक्षण जो आपने सीखा था वह काम आएगा यहाँ पर। तो 2 से इसमें भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और जितनी बार भाग जा रहा है, जैसे 50 में आप 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 0, 2 पंचे 10। ये जितनी बार भाग गया, इस 25 को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं, एक लाइन खींचेंगे तिरछी। 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। अब हम 3 से कैसे जांच करेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ के कितना हो गया, 7। 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। 3 का विभाज्यता परीक्षण मैंने जांच कर लिया, नहीं जा रहा है 3 का भाग। इकाई स्थान पर 5 है तो 5 का भाग जाएगा, तो 3 के बाद हम देंगे 5 का भाग। क्यों, देखिए हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है, 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7। तो इन्हीं संख्याओं से हम भाग देंगे। 2 से भाग जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा तो फिर 3 से कोशिश करेंगे, फिर नहीं जा रहा है तो 5 से, फिर नहीं जा रहा है तो 7 से, 7 से भी नहीं जा रहा है तो फिर हम 11 से कोशिश करेंगे, उसके बाद 13 से। ही तो अब यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 25 में 5 बार जा रहा है, तो हमने 5 25 लिखा है। 25 में 5 बार भाग गया तो इसलिए 5 लिखा। फिर 5 से इसमें भाग जा रहा है 1 बार। हम तब तक ये क्रिया करते रहेंगे जब तक कि हमें अंत में 1 न प्राप्त हो जाए। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे 50 के अभाज्य गुणनखंड 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। अब माना हमें कोई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के हमें करने हैं, जैसे हमें करने हैं 450। 450 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम किस प्रकार करेंगे, यही प्रक्रिया है, बस आपने भाग देते वक्त सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले इकाई स्थान पर 0 है, तो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से ही शुरू करते हैं। तो हम 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 दूना 4। अब अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप अलग से 450 में 2 का भाग दे दो। 2 दूनी 4, बचा कुछ नहीं, 5 उतरा, 2 दूनी 4, बचा 1 उतरा 0, 2 पंचे 10। तो कितनी बार भाग गया, 225 बार। वो यहाँ पर लिखा जाएगा 225। फिर क्या 2 से और भाग जा रहा है, इकाई स्थान पर 5 आ गया तो 2 से भाग नहीं जा रहा है। और ऐसा भी नहीं करना है कि इकाई स्थान पर 5 आ गया तो सीधे 5 से भाग दे दो। 2 के बाद आप 3 की कोशिश करेंगे।
तो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, पहले हम चेक करते हैं। 2 2 4 और 5 9, यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है तो इसलिए हम पहले 3 का भाग देंगे। अब 225 में 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 22 में आपने भाग दिया तो 7 बार चले गया, 1 बचा, 5 उतरा तो 15 हो गया, तो 3 पंचे 15। फिर क्या 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 2 का तो पहले ही खत्म हो गया था 2 का भाग जाना। तो 3 का 7 और 5 जोड़ के 12 है, 3 का और जा रहा है तो फिर देंगे 3 का। 3 दूना 6, बचा 1, 5, 3 पंचे 15। तो फिर 3 का जा रहा है कि नहीं, 5 और 2 7, अब 3 का नहीं जा रहा है तो अब 5 की कोशिश करेंगे। इकाई स्थान पर 5 है तो 5 का चले जाएगा, 5 पच्चे 25 और फिर 5 का जाएगा, 5 इक्का 5। तो 450 के गुणनखंड आपको मिले, अभाज्य गुणनखंड, वो मिले 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो जो हम ये कर रहे थे काम, इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडन। और ये जो हमें अंतिम रूप में प्राप्त हुए हैं ये हैं 450 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार 2 विधियां हमारे पास हैं और ज़्यादातर आप इसी विधि का प्रयोग करोगे और छोटी छोटी संख्याओं के लिए आप वृक्ष रूप में भी जल्दी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं।